जब से 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है ना, तब से एआई की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। हमने इस गोल्ड रश का फायदा कई स्टार्टअप्स को उठाते हुए देखा है, क्योंकि बड़ी टेक कंपनीज जब भी कुछ भी करती है तो उस पर एआई का लेबल लगा देती है। इसमें से ही एक रीसेंट इनोवेशन थी Amazon की जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी। उनका आइडिया काफी सिंपल था। आप Amazon के किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाकर जो भी शॉपिंग करनी है कर दो और सिंपली बस उसके बाद चलते बनो। अब एक एआई होने वाला था जो कि पूरा ट्रैक करता कि आप क्या क्या चीजें खरीद रहे हो और ये भी कि आपका टोटल बिल क्या है, और वो खुद ही आपके Amazon अकाउंट से पैसे ले लेता था। अब ये डेफिनेटली काफी कूल टेक्नोलॉजी थी जो कि शॉपिंग को काफी ज्यादा कन्वीनियंट बना देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें ये पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। अब इस चीज में Amazon एकदम थोड़ा बहुत ही एआई और मशीन लर्निंग का यूज कर रहा था, लेकिन असलियत तो ये थी कि ये जो पूरा ऑटोमेटिक काम हो रहा था वो एक्चुअली में 1000 वर्कर्स कर रहे थे जो कि इंडिया से थे। वो 1000 वर्कर्स पूरा टाइम बैठकर लोगों को शॉप करते हुए देखते थे और करेक्टली लेबल करते थे कि उन्होंने क्या लिया है, और मैन्युअली जाकर वो उनके अकाउंट को फिर चार्ज करते थे। अब देखो, किसी भी टेक्नोलॉजी के अर्ली स्टेजेस में थोड़ी बहुत ह्यूमन वेरिफिकेशन जरूरी होती है, वो मानना पड़ेगा हमें। बट ये जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी के केस में एआई का योगदान तो एकदम ना के बराबर था। इनफैक्ट Amazon का तो ये गोल था कि सिर्फ 5% परचेसेस में ह्यूमन वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन असलियत में 70% परचेसेस को ह्यूमंस ही वेरीफाई कर रहे थे, और हो सकता है नंबर इससे भी ज्यादा हो। इनफैक्ट चीजें इतनी बुरी हो चुकी थी कि Amazon ने ये पूरी टेक्नोलॉजी को वापस ले लिया और उसके कंपैरिजन में एक आसान चीज को इम्प्लीमेंट किया जो कि है डैश कार्ट्स। डैश कार्ट्स बेसिकली स्मार्ट शॉपिंग कार्ट्स होते हैं जो कि इस चीज का ट्रैक रखते हैं कि आपने अपनी शॉपिंग कार्ट में क्या क्या चीजें डाली है, जिसका मतलब ये बस थोड़ी सी एडवांस्ड सेल्फ चेकआउट मशीन्स हैं जिनके साथ आप स्टोर में ट्रैवल भी कर सकते हो, और ना कि कोई खतरनाक एआई जो कि जादुई तरीके से आपको देख सकता है कि आप क्या खरीद रहे हो और बाकी सब चीजों को हैंडल कर सकता है। अब देखो, इससे मैं Amazon को टारगेट करके ज्यादा बुराई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ उनकी। असलियत तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ऐसी सेम ही चीज आप टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी बोल सकते हो। अब देखो, भले ही टेस्ला की करंट सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी अपने में ही काफी बढ़िया है, लेकिन वो बिल्कुल भी सेल्फ ड्राइविंग रोबो टैक्सीज नहीं है जो कि हमें 4 साल पहले दिखने वाली थी। तो फिर क्या एआई एक्चुअली में भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, या फिर लोग इसे बिना वजह हाइप कर रहे हैं? आइए जानते हैं। एआई प्रोग्रेशन के खिलाफ सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि हमें काफी सारी बड़ी कंपनीज के द्वारा भी बहुत सारे मिस स्टेप्स और मिस कैलकुलेशंस देखने को मिल रहे हैं। हमने ऑलरेडी Amazon और टेस्ला के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं ऐसे। और भी बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें देखने को मिली है, जैसे कि गूगल हर साल एआई में $40 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है $100 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करना एआई के अंदर। और ये भी मेंशन करना जरूरी है कि गूगल एआई पर 2010 से भी पहले से काम कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वो लोग अभी तक एक एडवांस चैटबॉट को मार्केट में नहीं ला पा रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार ट्राई करके बार्ड को लॉन्च किया था, तब उनके चैटबॉट ने एक बड़ी गलती कर दी, वो भी खुद ही के प्रमोशनल वीडियो में। गूगल बार्ड ने गलती से ये कह दिया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पहला टेलीस्कोप है जिसने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के एक प्लैनेट की पिक्चर ली हो, और इस एक गलती की वजह से गूगल की मार्केट कैप $100 बिलियन से गिर गई। इस गलती के बाद गूगल ने एक कदम पीछे लेकर अपने एआई पर और भी बढ़िया तरीके से काम करना शुरू किया, और बाद में जाकर लेट 2023 में एक नया चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम था जेमिनाई। लेकिन सरप्राइजिंगली जेमिनाई तो बाढ़ से भी बुरा निकला। जेमिनाई फेमस लोगों के बारे में सिंपल सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रहा था। जेमिनाई के मुताबिक ये है जॉर्ज वॉशिंगटन, ये है पोप्स, और ये है ब्रिटिश रॉयल्टी। जी हाँ, और जेमिनाई की वजह से ही गूगल को $100 बिलियन का और भी मार्केट कैप में लॉस हुआ। अभी फिर से इसमें मैं गूगल की बुराई करना नहीं चाहता हूँ। बार्ड और जेमिनाई अपने में काफी इंप्रेसिव हैं, लेकिन साथ ही में वो लोग अभी तक इतने भी एक्यूरेट नहीं बन पाए हैं कि लोग गूगल सर्च के बजाय उन्हें यूज करें। और सिरी के साथ भी सेम ही चीज है। एप्पल सिरी पर 2010 से काम कर रही है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पूरी दुनिया में वो लोग ही सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी सिरी बहुत सारे बेसिक जनरेटिव मॉडल से भी काफी पीछे है। अब हाँ, ये सब कुछ उनके नए एप्पल इंटेलिजेंस के लॉन्च के साथ बदल सकता है, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इतनी सारी बड़ी कंपनीज जिनके पास अनलिमिटेड रिसर्च बजट
मार्केट है और जो कि एआई पर फोकस भी करते हैं, वो कंपनीज भी अपने विजन को एक असलियत नहीं बना पा रही है। और ये तो बस मैंने बिग टेक कंपनीज की बात की है। अगर हम एआई के स्टार्टअप साइड को देखें तो वहां पर तो चीजों में और भी गड़बड़ हो जाती है। जो भी कंपनीज एआई और मशीन लर्निंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसमें इन्वेस्टर्स दबा के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता है तो फिर इस डेटा को ही देख लो। सिर्फ पिछले 3 सालों में ही इन्वेस्टर्स ने 26,000 से भी ज्यादा एआई और मशीन लर्निंग स्टार्टअप्स में $330 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। क्या आपको यकीन हो रहा है? ये 26,000 एआई स्टार्टअप्स कर ही क्या रहे हैं? वेल 9 में से 10 बार वो बस रेगुलर बोरिंग बिजनेसेस जैसे कि कंप्लायंस और बैंकिंग में है। बस उसके ऊपर वो लोग थोड़ा सा एआई ट्विस्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लोग कहते हैं कि हम एआई की मदद से कंप्लायंस को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, या फिर हम बैंकिंग को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं एआई की मदद से। लेकिन असलियत में तो वो बस अपने बिजनेस को चैट जीपीटी के एपीआई के साथ कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम एआई पावर्ड बिजनेस हैं। अब यूजुअली ऐसे इंटीग्रेशन ज्यादा वैल्यू तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स से बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन पर पैसे उठाने के लिए ये काफी बढ़िया सेलिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल एआई इनोवेशन की बात करें तो फिर ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हो कि जो बड़ी कंपनीज है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बाद भी ज्यादा रिजल्ट्स नहीं ला पा रही है, और जो छोटी कंपनीज है वो बस एआई का यूज करके ज्यादा से ज्यादा पैसे उठा रही है। तो फिर आखिर असली एआई इनोवेशन हो कहां पर रही है? अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि बार्ड और जेमिनाई अपने उम्मीदों पर नहीं खरे उतरे हैं, लेकिन ऐसे काफी सारे एआई के सेक्टर्स हैं जिसमें एआई इंसानों से काफी ज्यादा आगे है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क करना, जैसे कि चेस खेलना। एआई ने दुनिया के सबसे बड़े चेस प्लेयर को 1997 में ही हरा दिया था, और तब से लेकर अब तक चेस इंजिन्स और भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। और ये सेम ही चीज हमें ऐसी सारी टास्क के साथ देखने को मिलती है जिसमें फिक्स्ड रूल है लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि रूबिक्स क्यूब। गूगल के 35 सीपीयू ईयर्स डोनेट करने की वजह से रिसर्चर्स ये प्रूव कर पाए कि रूबिक्स क्यूब के कौन से भी 43 क्विंटिलियन पॉसिबिलिटीज को आप सिर्फ 20 मूव्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चैंपियन क्यूबर्स के लिए भी इन सारे सॉल्यूशंस को खोज पाना नामुमकिन है। हाई कॉग्निशन और स्ट्रेटेजी वाले कामों के अलावा एआई ने नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज की भी बहुत अच्छे से नकल की है। अब देखो, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पर बात आती है तो वो अपने में एक अलग ही इश्यू है, लेकिन जब नेचुरल कन्वर्सेशंस करने की बात आती है तब एआई और ह्यूमन के बीच में फर्क ढूंढ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इनफैक्ट एक फेमस टेस्ट है जिससे एआई की इंटेलिजेंस को जान सकते हैं, जो कि है ट्यूरिंग टेस्ट। लेकिन काफी लोगों का तो ये कहना है कि चैट जीपीटी ने पूरी तरह से ट्यूरिंग टेस्ट को तोड़ दिया है, और अभी हमें एआई के एडवांसमेंट को स्टडी करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एआई मॉडल्स ने क्रिएटिव चीजें जैसे कि आर्ट और स्पीच में भी काफी प्रोग्रेस दिखाया है। अभी टेक्निकली एआई खुद से तो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन वो दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट के क्रिएटिविटी का यूज करके ऐसा कुछ बना सकता है जो कि हमें नया लगे। मगर जब बात आती है ऐसी चीजों की जिसमें क्लियरली डिफाइंड कंस्ट्रक्ट्स नहीं है, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है जैसे कि ड्राइविंग, वहां पर एआई इंसानों के कंपैरिजन में काफी बुरा है। इनफैक्ट इस ऑब्जर्वेशन का तो एक नाम भी है जिसे हम कहते हैं मोरावेक्स पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे कंप्यूटर्स के लिए वो चीजें करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो कि ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, जैसे कि मास डेटा एनालिसिस और कंप्यूटेशंस। लेकिन उसी का उल्टा कंप्यूटर्स के लिए वो चीजें करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जो कि इंसानों के लिए तो नेचुरल है, जैसे कि गहराई जांचना, छोटे लेवल पर मूवमेंट करना और एक खुद का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होना। और ये पैराडॉक्स सबसे बड़ी अड़चन है जब कंज्यूमर एआई एप्लीकेशंस की बात आती है तो। बट ये बात तो है कि सारी चीजें कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सर्व नहीं करनी होती है। एआई के सबसे बड़े एप्लीकेशंस में से एक है रिसर्च और डेवलपमेंट की दुनिया में। फॉर एग्जांपल आप चिप डिजाइन को ही देख लो। एआई काफी ताकतवर साबित हुआ है जब बात आती है चिप डिजाइन के बिलियंस ऑफ वेरिएशंस को एनालाइज करने की, जैसे कि हमें चिप्स के द्वारा कम से कम पावर में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मिले। इनफैक्ट रिसेंटली ही एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एनवीडिया अभी चिप डिजाइन पर फोकस नहीं कर रहा है। उसके बजाय वो लोग एक ऐसा एआई बनाने पर फोकस कर रहे हैं जो कि खुद से चिप्स बना सके। और चिप की इंडस्ट्री तो सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिन्हें एआई बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फायदा देखने को मिला है। एक और इंडस्ट्री जो कि एआई रिसर्च की वजह से काफी आगे बढ़ी है वो है मेडिसिन की इंडस्ट्री। और
ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट काफी साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं कि हम इंसान 200 सालों तक भी जी सकते हैं एआई की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हो, एआई आपकी सोच से काफी तेज प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ऐसे सेल्फ ड्राइविंग कार और जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी की तरह ऐसे साइंस फिक्शन तरीके में नहीं। इसके बजाय ज्यादातर नोटेबल एआई प्रोग्रेस बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, जो कि एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर रहा है और तेजी से इनोवेशन को आगे बढ़ा रहा है। असलियत में वहां पर ही एआई हमारे सोच से ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन जब ऐसे साइंस फिक्शन टाइप के एप्लीकेशंस की बात आती है तो उसमें हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा समय लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो हमारे वीडियोस देखते हो उनमें से 91.7% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो इसीलिए बस 2 सेकंड देकर आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना सके। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। अब देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा नेगेटिव होए, क्योंकि हमने डेफिनेटली एआई के मामले में प्रोग्रेस तो किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर एआई अचीवमेंट्स बिहाइंड द सीन्स ही हो रही है। एआई के वो साइफाई वादे पूरे करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और बेसिकली अनलिमिटेड पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ओपन एआई सिर्फ $2 बिलियन के रेवेन्यू कमाने के बावजूद $100 बिलियन के वैल्यूएशन को दिखा रही है। और ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन तो कहते हैं कि ओपन एआई के विजन को असलियत में बनाने के लिए उन्हें $7 ट्रिलियन से भी ज्यादा उठाने पड़ेंगे। इमेजिन करो कि एक कंपनी की कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए $7 ट्रिलियन को उठाने के लिए, जो कि लिटरली होते हैं 6 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2 बार करोड़। हम शायद से बात कर रहे हैं टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, या फिर हो सकता है 100 ट्रिलियन के वैल्यूएशन की। अगर ये चीज कौन कर सकता है तो फिर वो डेफिनेटली ओपन एआई ही है। लेकिन इससे आपको एक झलक मिलती है कि कितना काम, पैसा और समय बचा है ऐसे एआई को असलियत में बनाने के लिए। अब इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करंटली एआई के मामले में कौन जीत नहीं रहा है, लेकिन जो जीत रहा है वो बड़ी टेक कंपनीज नहीं है जो कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस एआई में डाल रही है, और वो हाइप स्टार्टअप्स भी नहीं है जो कि अपने नाम में एआई डालकर पैसे उठा रही है। यहाँ तक कि खुद एआई स्टार्टअप्स भी असली विजेता नहीं है जो कि दिन रात मेहनत करके इंडस्ट्री को आगे पुश कर रहे हैं। असली विजेता तो वो कंपनीज हैं जो कि गोल्ड रश के टाइम पर शवल्स बेच रही है, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है ऑफ कोर्स एनवीडिया का। सिर्फ पिछले 1 साल में ही एनवीडिया का सालाना प्रॉफिट सिर्फ $5 बिलियन से लेकर $30 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो कि होती है $25 बिलियन की बढ़ोतरी। ओपन एआई के करंट रेवेन्यू रेट पर तो उन्हें इतना रेवेन्यू करने के लिए 12 साल लग जाएंगे, और वो भी मैं रेवेन्यू बोल रहा हूँ, प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो कि एनवीडिया ऑलरेडी कर रहा है। मगर एनवीडिया तो बस एक विजेता है, एक और विजेता है माइक्रोसॉफ्ट। अभी अब तक तो आपने माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत बड़ी डील के बारे में सुन ही लिया होगा, जिसमें वो लोग ओपन एआई में और भी $10 बिलियन को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप डिटेल में उस डील को देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो असल में एक लोन है। माइक्रोसॉफ्ट को ओपन एआई का 75% प्रॉफिट मिलेगा जब तक वो लोग उन पैसों को वापस नहीं लौटाते हैं, और उसके बाद उन्हें कंपनी के 49% शेयर्स मिलेंगे। और मुझे ये भी मेंशन कर देना चाहिए कि ओपन एआई ने उस $10 बिलियन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अभी तक रिसीव किया है। तो इसका मतलब वो तो एक अपफ्रंट लोन भी नहीं है, वो तो बस एक क्रेडिट लाइन की तरह है कि तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें पैसे देंगे। अगर आप मुझसे पूछो तो फिर ये सुनने में तो शार्क टैंक के मिस्टर वंडरफुल की रॉयल्टी डील लगती है। और हाँ, एक और नोट करने वाली बात यह है कि क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो फिर ओपन एआई को जबरदस्ती माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ही डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटर्स यूज करने पड़ते हैं, और ना कि Amazon वेब सर्विसेज या फिर गूगल क्लाउड। जिससे हम आते हैं एआई बूम के आखिरी विजेताओं पर, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। अब एनवीडिया के जो जीपीयूज हैं वो खुद से थोड़ी काम के हैं, आपको ऐसे हजारों जीपीयूज को असेंबल करना पड़ता है सुपर कंप्यूटर्स में उन्हें काम का बनाने के लिए। और क्या आप गेस कर सकते हो कि इन सुपर कंप्यूटर्स को कौन प्रोवाइड करता है? वो है ऑफ कोर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon। तो फिर जो एआई का असली पैसा है वो जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी या बार्ड, जेमिनाई और चैट जीपीटी में नहीं है। एआई का असली पैसा है इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स को सपने बेचने में। स्टार्टअप्स पैसे कमाते हैं इन्वेस्टर्स को सपने बेचकर, और बिग टेक पैसे कमाती है स्टार्टअप्स को सपने बेचकर, क्योंकि उन्हें जीपीयू और इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और यही है एआई का असली सच। एज यूजुअल गोल्ड रश में पैसा बनता है शवल्स बेचकर, ना कि सोना खोजकर। बाय द वे, नीचे
कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट एआई सॉफ्टवेयर कौन सा है। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 250 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक का बटन दबा दो और लॉजिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।